बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो जय बद्री केदारनाथ। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 12 अप्रैल और 11 अप्रैल तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं एफआईआई डीआई के बाय सेल की। तो एफआईआई ने कल 2519 करोड़ की सेलिंग करी है और इसके अगेंस्ट डीआई ने 3700 करोड़ की लगभग बाइंग करी है। तो दोस्तों, डेटा भी कुछ ऐसा दर्शा रहा है कि डीआई ने जो फ्यूचर्स होते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स, उनमें तगड़ी बाइंग करी है। और आमूमन ऐसा देखा जाता है, मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था और कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था, तो उसमें मुझे ऐसा सुनने में आया कि आमूमन ऐसा होता है कि जब ये डीआईआई यानी अपने डोमेस्टिक फंड हाउसेज जो हैं, ये बहुत हैवी बाइंग करते हैं फ्यूचर्स में, तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाले 1 डेढ़ महीने के अंदर तेज़ी आने वाली है। और ऐसा फ़िलहाल डेटा दर्शा रहा है। वाकई में ये बात सच होती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन डीआईआई, खासकर जो हमारे फंड हाउसेज हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, इन्होंने फ्यूचर्स में अपनी अच्छी तगड़ी पोजीशन बना ली है। और बाकी ये अपने शेयर्स में पोजीशन तो खरीदते ही रहते हैं, शेयर्स वगैरह। हालांकि म्यूचुअल फंड हाउसेज कितना खरीदते हैं फ्यूचर्स, इसका मुझे आइडिया नहीं है। आई थिंक उनके लिए अलाउ भी नहीं है, लेकिन वो तो शेयर्स ही खरीदते हैं। लेकिन और भी डोमेस्टिक फंड हाउसेज होते हैं जो शायद फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये तो एक स्थिति थी, एक रिपोर्ट थी कि डीआईआई डीआईआई में और भी बहुत होते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस के अलावा और भी संस्थाएं होती हैं जो बाइंग करती हैं। तो उन्होंने फ्यूचर्स में अच्छा बाय किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो लेट्स सी क्या होता है इंडेक्स फ्यूचर्स में आगे जाके हमारे मार्केट में। अगर तेज़ी आती है 1 डेढ़ महीने बाद, स्पेशली एंड ऑफ मई में, तो देखते हैं वो बात सही होती है। बाकी आज बात कर लेते हैं अपने फिनवेशिया प्लेटफॉर्म में। तो फिनवेशिया प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो लगभग 15% के नुकसान में, 28,556 रुपये का मुझे नोशनल लॉस हो रहा है। 1,85,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,56,000 इसकी करंट वैल्यू है। 16% डाबर नुकसान में, HDFC का ETF जो है 9% के नुकसान में, इरकॉन 38%, मन 103% के नुकसान में, CPSC ETF नो प्रॉफिट नो लॉस पे है लगभग। मिड कैप 20 का ETF 6%, जीनस पावर्स 39%, टाटा मोटर 26%, इंडस्इंड बैंक 38%, रिलायंस 5% के नुकसान में है। तो कोई खास बाइंग सेलिंग मैंने नहीं करी है। अब आ जाते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 11 अप्रैल को मुझे 4,829 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 1.91%। और मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 2,60,000 है। करंट वैल्यू ऑफ माय पोर्टफोलियो इज़ 2,58,000। और जो रिटर्न है इस पोर्टफोलियो का वो 0.79%, 2,000 का नुकसान है। तो आई थिंक 1 जनवरी से मैंने ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया है और उसमें मैं लगातार इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। तो 1 जनवरी से लेकर अब तक मार्केट में बहुत गिरावट हुई है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में। और ये पोर्टफोलियो भी मिड कैप और स्मॉल कैप में है। इस पोर्टफोलियो में भी काफ़ी मिड कैप स्मॉल कैप है, पर उसके मुकाबले में भी आई थिंक कुछ बाइंग इस तरह से करी है मैंने, या मेरी किस्मत ऐसी चली है कि बहुत ज़्यादा नुकसान इस पोर्टफोलियो में नहीं बनाया। अभी भी ये पोर्टफोलियो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। और जबकि मार्केट में काफ़ी गिरावट हुई है 1 जनवरी से। ये 1 जनवरी से ये पोर्टफोलियो मैंने बनाना शुरू कर दिया था। आप देख सकते हो कि 82,700 रुपये की एसआईपी मेरी लगी हुई है, उसमें से 29,600 रुपये की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। अब आइए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो पराग पारिक ने कल मुझे 426 रुपये का नोशनल गेन दिया है, लगभग 1%। और ये वाला म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में आ चुका है, आप देख सकते हैं 0.2% के मुनाफे में हूँ मैं पराग पारिक में। उसी तरह ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 524 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 1.55%। और ये वाला म्यूचुअल फंड भी मुनाफे में आ चुका है, 0.2%। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने कल 544 रुपये का गेन दिया है और ये पोर्टफोलियो भी ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास आ चुका है। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU ने 281 रुपये का नोशनल गेन दिया है, 2.21%। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है इस पोर्टफोलियो में जो मैंने ग्रो ऐप से पुल किया है, जो पिछले साल जनवरी के महीने में मैंने ग्रो ऐप में आदित्य बिरला सन लाइफ PSU में इन्वेस्ट किया था। तो क्योंकि इसको 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो ये भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। तो उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हैं कि 2.21% का कल प्रॉफिट हुआ है, 281 रुपीज़ का। और टाटा गोल्ड ETF जो भयंकर मुनाफा इस वक्त, जितनी मंदी चल रही है उसमें 8% के मुनाफे को भी मैं भयंकर मुनाफा ही बोलूँगा।
तो टाटा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड, तो जब सब लोग मेरे को बोल रहे थे कि भैया गोल्ड में इन्वेस्ट मत करो क्योंकि गोल्ड में गिरावट आने वाली है, सारे फंड हाउसेज ऐसा बोल रहे हैं, सारे एक्सपर्ट ऐसा बोल रहे हैं, उसके बाद भी मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया फरवरी के महीने से। और सारे फंड हाउसेज की बात को दरनिकार करते हुए मैंने उन लोगों की बातें नहीं सुनी, क्योंकि मुझे ल- ऐसा मानना था मेरा कि ये जो टैरिफ वॉर चलेगा उससे काफ़ी टेंशन क्रिएट होगी और दुनिया भर के शेयर बाज़ार गिरेंगे, और जब दुनिया भर के शेयर बाज़ार गिरते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली गोल्ड खरीदते हैं। तो मुझे ये उम्मीद थी कि गोल्ड बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं मेरी इंट्यूशन सही साबित हुई। कल गोल्ड अकेले एक ही दिन में 4% बढ़ गया, 331 रुपये कल इसमें मुनाफा हुआ है, और 8.23% के प्रॉफिट में है मेरा ये वाला म्यूचुअल फंड टाटा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड। तो बहुत अच्छी एनालिसिस, और मैं मार्केट के विपरीत गया हूँ। जितने भी फंड एक्सपर्ट न्यूज़ चैनल और यूट्यूबर जो बोल रहे थे, मैं उसके विपरीत गया हूँ। मैंने फिर भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया। कई लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन पे आके बोला भैया अब तुम पागल हो गए हो, गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, सारे न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं गोल्ड गिरने वाला है। लेकिन फिर भी मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये उम्मीद थी कि अगर टैरिफ वॉर बढ़ती है तो दुनिया भर के शेयर बाज़ार गिरेंगे, और जब शेयर बाज़ार से लोग पैसा बेचेंगे तो कहीं ना कहीं वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। ये मेरी थ्योरी थी, पता नहीं लक है किस्मत है कुछ भी कहिए, लेकिन जो भी था मेरा तुक्का सही बैठा है, और गोल्ड का म्यूचुअल फंड मेरा अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी स्कीम फंड जो 180 रुपये, कल मुझे उसमें नोशनल गेन हुआ है 2.24%, 3% के नुकसान में है ये म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया ग्रोथ ये मिड कैप का 150 रुपये का गेन है, 0.97 के लॉस में है। एडलवेज मिड कैप 149 रुपीज़ का गेन हुआ है, 1.22% के नुकसान में है। एडलवेज स्मॉल कैप 190 रुपीज़ का गेन हुआ है कल, और ये 1.76% के लॉस में है ये म्यूचुअल फंड। बैंक ऑफ इंडिया भी 284 रुपये का गेन हुआ है, 3.76%। तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप मैंने हमेशा बताया है, ये हाई बीटा म्यूचुअल फंड है। स्मॉल कैप इंडेक्स जितना भागेगा ये उससे ज़्यादा भागेगा। कल आपने देखा स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 3% या उससे थोड़ा कम 2.9% के आसपास भागा है, ये लगभग उससे 1% ऊपर भागा है 3.76%। तो बैंक ऑफ इंडिया को ध्यान रखना, जब रैली आएगी स्मॉल कैप में तो सबसे तगड़ा भागने वाला अगर स्मॉल कैप का कोई म्यूचुअल फंड होगा तो मैं आज ही बता रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया होगा, जब रैली आएगी। और गिरावट में भी ये काफ़ी तेज़ी से गिरता है, ये बात ध्यान रखना। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ 133 रुपये का इसमें गेन हुआ है कल, 2% के नुकसान में है ये। कैनरा रुपये को 196 रुपीज़ का कल गेन हुआ है, 2.39% के नुकसान में है। कोटक स्मॉल कैप 164 रुपये का गेन हुआ है, 2.79% के नुकसान में है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 109 रुपये का गेन हुआ है, 5% के नुकसान में। मोतीलाल ओसवाल कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, सब जगह रिकवरी हो रही है लेकिन मोतीलाल ओसवाल में रिकवरी अभी भी बहुत खास नहीं हो रही है। HSBC स्मॉल कैप 203 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 3.57% के नुकसान में है ये म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 164 रुपये का गेन हुआ है, 2.45%, और 1.83% के नुकसान में है ये। बंधन कोर इक्विटी 115 रुपये का नोशनल गेन। SBI स्मॉल कैप 143 रुपीज़ का गेन। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड 113, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 116, टाटा स्मॉल कैप 170, GM फ्लेक्सी कैप 132। तो सबसे ज़्यादा नुकसान में जो म्यूचुअल फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, और लगभग इन सभी म्यूचुअल फंड में मैंने एक साथ ही इन्वेस्टिंग शुरू करी थी 1 जनवरी के आसपास। तो एक एक हफ्ते के गैप में सारे म्यूचुअल फंड में बाइंग शुरू कर दी थी मैंने, एक हफ्ते के अंदर ही सब में पहली पहली इन्वेस्टमेंट डल गई थी। तो उसके हिसाब से देखा जा सकता है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है काफ़ी। बाकी सभी स्मॉल कैप और मिड कैप में रिकवरी आ गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोतीलाल ओसवाल स्मॉल मिड कैप में रिकवरी नहीं आई है। और हम में से कई मित्रगण जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्होंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में ही भर भर के पैसा डाला हुआ है। तो ऐसा हो जाता है। अब मैंने तो डाइवर्सिफाई कर लिया था, अलग अलग मिड कैप कैटेगरी के फ़ंड ले लिए थे, तो मेरा तो एवरेज आउट हो गया। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने बड़े यूट्यूबर की बात सुन के सारा पैसा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में ठूंस दिया, अब वो नीचे है। तो इसलिए थोड़ा बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा फंड लेना बुद्धिमानी का सौदा होता है हमेशा। या फिर इंडेक्स पकड़ लो, अगर तुमको कुछ नहीं कर रहा था फिर तो इंडेक्स फंड ले लो। बस इंडेक्स फंड में फ़ायदा ये होता है कि SIP कट जाती है, और ETF हालांकि इंडेक्स फंड के मुकाबले में सस्ते होते हैं, लेकिन उसमें आमतौर पर SIP का ऑप्शन नहीं होता है। और कुछ फंड आजकल ETF में भी SIP देने लग गए हैं, लेकिन हर जगह पे उसमें SIP का ऑप्शन नहीं होता है। और फिर समस्या ये होती है कि कुछ जो ऐप्स हैं वो तो फिक्स चार्ज लेते हैं बाइंग पे, तो जब भी आप ETF बाइंग करेंगे, मान लो उन्होंने फिक्स चार्ज लगा रखा है 20 रुपये का, तो 20 रुपये मान लो आपकी SIP
100 रुपये की जा रही है, उसमें 20 रुपये आपके बाइंग का चार्ज ले लेंगे। तो वो समस्या हो जाती है ईटीएफ में एसआईपी करने में, जबकि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने में ये समस्या नहीं होती। इसलिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी अगर आपको ज़्यादा फंड नहीं लेना है तो फिर तो इंडेक्स में डाल लिया करो, तो उसमें सब एवरेज आउट हो ही जाता है। और ईटीएफ में एसआईपी करने में समस्या भी होती है, या तो ईटीएफ आप मैनुअली करो, लेकिन मैनुअली भी करोगे तो आजकल कई ऐप्स ऐसे हैं, क्योंकि ईटीएफ को शेयर की तरह ट्रीट किया जाता है, तो उसमें ब्रोकरेज चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, तो वहाँ पे समस्या हो जाती है ईटीएफ खरीदने और बेचने में। तो आगे मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मेरी एसआईपी कौन कौन सी कटने वाली हैं आने वाले सोमवार को। सोमवार के तो छुट्टी है, तो मंगलवार को कटेगी। तो 13 अप्रैल की एसआईपी है मेरी कटने वाली है, टाटा गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड गोल्ड। मेरी गोल्ड की एसआईपी कटने वाली है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की भी कटने वाली है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप की भी कटने वाली है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की भी कटने वाली है। तो मोतीलाल ओसवाल मैंने बंद नहीं किया है, उस पर भी एसआईपी चालू है। तो ये 1 2 3 4 एसआईपी मेरी कटने वाली हैं सोमवार को। हालांकि सोमवार को छुट्टी है, तो ये एसआईपी भी मंगलवार को ही कटेंगी। तो आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो आ जाते हैं ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। आप देख सकते हो कि कल मुझे 49,427 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 2% से ऊपर। और इस म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो में अभी मुझे 3,11,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, और 24,34,000 इस वक्त इसकी करंट वैल्यू है। और आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे सबसे ज़्यादा गेन दिया है। तो जिसने सबसे ज़्यादा गेन दिया वो ऊपर आपको नज़र आएगा, तो जाहिर सी बात है कल स्मॉल कैप का दिन था, तो स्मॉल कैप में जिसका दिन था वो था बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप सबसे ऊपर आपको दिखेगा, 3.76% का गेन, 3500 रुपये का लगभग। बंधन स्मॉल कैप 2800, टाटा स्मॉल कैप 1200, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस 753, कैनरा रोबेको 991, एचडीएफसी डिफेंस 203, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 4000, कॉन्ट स्मॉल कैप 4000, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 191, एचएसबीसी लार्ज एंड मिड 3600, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 882, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू 2300, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 683, निप्पॉन इंडिया पावर 83, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप 3000, एचडीएफसी लार्ज कैप 2500, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 474, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड से 615, एडलवेज मिड कैप 2100, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू 1400, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 753, बंधन कोर इक्विटी 895, मोतीलाल ओसवाल बीएससी एनहेंस 683, एचडीएफसी मिड कैप 1500, कॉन्ट लार्ज कैप 1513, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 2900, कॉन्ट मिड कैप 2000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3000, पराग पारिक 406। तो ये सब मिल मिलाकर कल इस पोर्टफोलियो में गेन हुआ है 49,427 का। तो दोस्तों मार्केट में अब जैसा कि मैंने बताया ही हुआ है, आप ये मत समझिएगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। मार्केट में उथल पुथल अभी भी जारी रहेगी, और किसको पता कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी जो कंट्रीज़ हैं जिनको रिलीफ मिल गया है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, हो सकता है कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई समझौता ना हो पाए। तो भविष्य ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, चीन के साथ तो कोई समझौता नहीं हो पाया है, वो बात तो सबको पता है। लेकिन क्या गारंटी है कि 3 महीने के अंदर जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ समझौता हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कीजिएगा। लमसम अगर डाल भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालते रहिएगा अपने कैपिटल का हिस्सा, वो भी क्रिटिकल लेवल पे। ऐसे नहीं कि हर फॉल पे डालने लग जाओ। 21,900 क्रिटिकल लेवल है, 21,500 या 21,000, वहाँ पे डाल लेना। अब 21,900 जब तक नहीं आता, अब तो कोई लमसम डालने का तुक बनता भी नहीं है। चुपचाप बैठे रहो, अपनी एसआईपी चलने दो, क्योंकि ऊँट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं पता। इनका कोई भरोसा नहीं है ट्रंप का। ये खुद भी खूब कमा चुके हैं, अपने दोस्तों को भी इन्होंने खूब बिलियंस ऑफ डॉलर कमवा दिए हैं, लेकिन इनका पेट भरा है या नहीं भरा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। हो सकता है ट्रंप को ये बात भी पता है कि ये उसका आखिरी टर्म है। 78 78 या 79 साल की उसकी उम्र हो चुकी है, तो अब दोबारा वो शायद प्रेसिडेंट बनने लायक भी ना रहे। तो हो सकता है अपना आखिरी टर्म समझ के वो अच्छी तरीके से चूना लगा रहा है और खूब पैसा दबा रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर अंदर कर रहा है। लेकिन अपने को उसकी चाल का शिकार नहीं बनना है, हमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना है, ताकि कोई तगड़ा फॉल आता है तो भी हमारे पास पैसा रहे और हम निचली वैल्यू पे भी एनएवी खरीद सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।